नमो नमो प्रणाम। नमो प्रणाम नमः गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सब्बेसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात नामपद प्रकरण या तो फिर इसे कारक प्रकरण भी बोला जाता है। और इसी कारक प्रकरण में हम यहाँ पर संधि जो अत्यंत महत्व की एक वस्तु है भाषा में, सिर्फ ये संस्कृत भाषा के लिए ही नहीं अपितु सर्व भाषाओं के लिए संधि जो है ये संधि अति महत्व की वस्तु होती है। तो ये संधि के कुछ नियम जो है वो नियम यहां पर देख रहे थे। तो प्रथम नंबर नियम क्या था, चलिए एक एक करके जो 4 नियम संधि के जो 4 नियम देखे थे उन्हीं 4 नियम के बारे में एक एक नियम पहले देखेंगे। प्रथम नियम क्या था, क्या देखे थे प्रथम नियम में कि अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रमानुसार क्या होता है, अवर्ण और ई वर्ण मिले तो ए होता है। सही है। अवर्ण और उ वर्ण मिले तो ओ होता है। अवर्ण और रु वर्ण मिले तो अर होता है और अवर्ण और लृ वर्ण मिले तो अल होता है। तो ये प्रथम नंबर नियम में हम लोग देखे थे, कुछ उदाहरण के साथ भी देखे। सेकंड नंबर जो दूसरे नंबर पे जो आया था संधि के नियम वो क्या था, अवर्ण के बाद ए या तो ऐ, ओ तथा ओ अगर दोनों मिले, दोनों साथ में मिले तो क्रमानुसार क्या होता है, आई तथा ओ। क्या होता है, ऐ और ओ होता है। यानी अवर्ण और ए मिले तो क्या होगा, ऐ। अवर्ण और ऐ मिले तो भी क्या होगा, ऐ। अवर्ण और उसके बाद अगर ओ आए तो फिर दोनों मिलकर ओ। सही है। अवर्ण और ओ आए तो भी क्या होगा, ओ। ये दूसरा नंबर नियम पे हम लोग देखे थे। नियम नंबर 3, संधि के नियम नंबर 3 पे हम लोग क्या देखे थे कि समान स्वर के बाद अगर समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्व दीर्घ होता है। यानी अवर्ण के बाद अवर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर क्या होगा, आ। ई वर्ण के बाद ई वर्ण आए तो फिर दीर्घ ई। उ वर्ण के बाद उ वर्ण आए तो दीर्घ उ। रु वर्ण के बाद रु वर्ण आए तो दीर्घ रु। लृ वर्ण के बाद अगर लृ वर्ण आए तो फिर दीर्घ लृ। उसके बाद हम लोग एक नियम देखे थे, नियम नंबर 4 पे इस तरह से नियम देखा गया था कि सौ के रौ के पहले अ हो। क्या होना चाहिए, 100 के रौ के पहले अ हो और उसके बाद भी अगर अ आता हो तो फिर रौ का क्या हो जाता है, उ होता है। हो जाता है। यानी रौ का उ कब होता है,
तो सौ के रौ के पहले अ होना चाहिए, और फिर एक बार सौ के रौ के बाद भी अ होना चाहिए, यानी अ प्लस र प्लस अ अगर हो तो फिर र का उ होता है। ये 4 नियम हम लोग देखे थे। अब नियम नंबर यहां पर 5, नियम नंबर 5 जो कल हम बोले थे कि आगे वाला संधि जो है वो अपूर्ण है, अभी तक वो संपूर्ण संधि नहीं है, तो संपूर्ण संधि करने के लिए ये नियम को भी लगाना जरूरी है, जो कि ये 5वां नंबर नियम में है कि पदांत ए और ओ के बाद, यानी पद के अंत में ए हो या तो फिर पद के अंत में ओ हो। पदांत ए या ओ के बाद अ आए तो अ का लोप हुआ है, ये दर्शाने के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है। और वो चिन्ह यहां पर देखिए, वो चिन्ह कौन सा है, तो वो चिन्ह यहां पर अगर देखेंगे कि ऐसे जो चिन्ह है, तो इस प्रकार का जो यहां पर जो चिन्ह यहां पर जो दिया गया, तो ऐसे चिन्ह को, क्षम्यताम आज पेन चल नहीं रहा है, तो ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, अवग्रह के सामने जो लिखा है, तो ऐसे चिन्हों को अवग्रह चिन्ह बोला जाता है। तो ये कब लगाया जाता है कि पद के अंत में, पद के अंत में अगर देखा जाए कि पद के अंत में ए हो या तो फिर पद के अंत में ओ हो। पदांत ए और ओ के बाद अगर पद के अंत में ए हो और ओ हो, उसके बाद अगर अ आता है, अ वर्ण नहीं, क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, तब उस अ का लोप हुआ है ये दर्शाने के लिए, लोप का मतलब वो गायब, वो वहां से निकल जाता है, लोप हुआ है यह दर्शाने के लिए एक चिन्ह लगाया जाता है जिसे अवग्रह चिन्ह बोला जाता है। ये कहीं आ के जगह नहीं होता है, एक जगह नहीं होता है, ये किसके जगह होता है, अ की जगह पे। तो ये नियम ही आया कि पद के अंत में ए हो या तो फिर पद के अंत में ओ हो। अब तक बहुत सारे नियम यहां पर हम लोग देखे थे कि जिसमें संधि में देखिए रामो अपि, तो ये रामो, ये मो ओ कहां है, पद के अंत में है कि नहीं, तो रामो अपि, तो यहां पर देखिए कि पद के अंत में ओ आया है कि नहीं आया है, क्योंकि रामस था, रामर हुआ, फिर सौ के र के पूर्व में अ आया और उसके बाद भी अ आया, तो र का उ हुआ, और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ ही हुआ, तो ये पद के अंत में ही है। ये क्या है कि पद के अंत में आया हुआ है रामो, तो पद के अभी अभी नियम में क्या देखे थे कि पद के अंत में ए हो या तो फिर पद के अंत में ओ हो। यहां पर सारे के सारे अभी उदाहरण जो देखेंगे वो ओ का ही देखेंगे, समय आने पर ए का उदाहरण भी यहां पर देखा जाएगा। तो यहां पर देखिए रामो, ओ कहां पर है, पद के अंत में है कि नहीं, पद के अंत में है, उसके बाद अ आया है, आया है कहां पर, अपी, हाँ अपी में जो अ है, सही है, अपी में जो अ है वो क्या है कि पद के अंत में ओ और उसके बाद तुरंत अ अगर आए तो फिर क्या होता है कि ये अ का लोप हुआ है, ये दर्शाने के लिए अ के जगह क्या लगाएंगे, तो अ के जगह यहां पर इस प्रकार के ये चिन्ह लगेगा, इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, अवग्रह। इस प्रकार के चिन्हों को बोला जाता है अवग्रह चिन्ह। हम बारंबार ऐसे भक्तामर हो कि कोई ऐसे श्लोक आदि हो तो वहां पर इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो संधि के नियम से आया हुआ है, और संधि का नियम ऐसे है कि संधि ऐसे है कि जहां संधि होने की संभावना है वहां अवश्यमेव संधि करनी चाहिए, है ना, अर्थात जहां उसका प्रसंग आता हो कि हाँ यहां पर ये संधि हो सकती है तो वहां पर अवश्यमेव संधि करनी ही चाहिए। इसीलिए वहां पर अ न लिखकर क्या लिखते हैं, इस प्रकार की ये जो चिन्ह आपको दिखाई देता है ये अवग्रह चिन्ह ये वहां पर लगाया जाता है।
तो ये अवग्रह चिन्ह जो है, ये अवग्रह चिन्ह वहां पर लगाया जाता है। कहां पर? पद के अंत में ए हो या तो फिर पद के अंत में ओ हो, और उसके बाद तुरंत बाद अगर अ आता है तो अ का लोप हुआ है ये दर्शाने के लिए ये अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। अब तक हम लोग सीखे थे कहां तक? रामो अपि सीखे थे, क्या सीखे थे? रामो अपि। अब इस नियम से देखिए कि पद के अंत में ओ है, उसके बाद अ आया है, तो फिर अ का लोप होने के बाद कैसे लिखा जाएगा? रामोपी। ये जो आपके बाजू में जो दिखाई दे रहा है कि रामोपी, तो ये रामोपी जो है, ये रामोपी क्या हो चुका है? ये रामोपी, ये संधि, ये एक्चुअल ये संधि हो चुका है। उसी प्रकार बालो अर्चति, तो बालो अर्चति में भी देखिए पद के अंत में ओ है कि नहीं? है। उसके बाद अ आया है, आया है, तो फिर अ का क्या होगा? लोप हो जाएगा। लोप होकर क्या लगाया जाएगा? अवग्रह लगाया जाएगा। तो फिर क्या बनेगा? ये रामोर्चति। ये क्या बोला जाएगा? रामोर्चति। तब अ का उच्चारण नहीं होगा, रामोर्चति, बालोपी, रामोर्चति। उसी प्रकार सो अहम था, सो अहम, यहां भी पद के अंत में ओ है, उसके बाद अ आया है, तो यहां भी अ का लोप होने के बाद क्या आएगा? अ के जगह अवग्रह चिन्ह, अर्थात तब क्या बोला जाएगा? सोहम, सोहम। अगर इस प्रकार से हो कि सोहम बालः अस्मि, अर्थात यानी वही मैं बालक हूं, यानी वही मैं बालक हूं, तो सोहम बालः अस्मि, तब यहां पर हम कौन सा विभक्ति? तब ये संधि के नियम याद आना चाहिए। ये हम नहीं है, क्या है? अहम है, अहम है। कैसे पता चलेगा? तो ये संधि के नियम से आया है, ये अ का लोप होकर वहां पर अवग्रह लगाया गया है। तो इस प्रकार का जो है कि इस प्रकार का यहां पर नियम से याद आना चाहिए कि हाँ इस प्रकार से ये नियम आया था। उसी प्रकार नम, नमो अस्तु, नमो अस्तु, इसका भी लोप होकर अवग्रह चिन्ह लगाए और बना है नमोस्तु। फिर रतिलाल अटति था, उसका रतिलालो अटति हुआ, और रतिलालो अटति होने के बाद पद के अंत में ओ है, उसके बाद अ आया है, तो अ का लोप हुआ है ये दर्शाने के लिए अवग्रह चिन्ह लगाया गया। और फिर संधि क्या बनी? रामो लालोटति, रामो लालोटति। धन्यो अहम, एक्चुअल था धन्य अहम, ये धन्य अहम, उसी का धन्य का धन्यो हुआ, और धन्य होने के बाद यहां पर पद के अंत में ओ आया है, उसके बाद अ आया है, तो ये अ का लोप हुआ है ये दर्शाने के लिए यहां पे अवग्रह चिन्ह लगाया गया है और बना है धन्योहम। कभी कभी हम बोलते हैं कि पुण्योहम, धन्योहम, कृतक, ऐसे सुन कृत, कृत्योहम, इस प्रकार से बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये वहां पर अवग्रह चिन्ह वहां पर लगाया गया है, यानी धन्योहम एक्चुअल क्या है? धन्य अहम ये था, लेकिन संधि के साथ क्या हो चुका है यहां पर? धन्योहम। उसी प्रकार मोदक अस्ति था, जिस कारण सौ के रौ के पूर्व में अ, उसके बाद अ आया है, जिस कारण र का उ हुआ, और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ हो गया, तब बना था मोदको अस्ति। और इस नियम से पद के अंत में ओ और उसके बाद अ आया है, तो अ का लोप हो जाने से अवग्रह चिन्ह लगाए और संधि हो चुकी है मोदकोस्ति। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण आप लोग को यहां पर लिखना है। और उसके बाद वाला नियम, अब तक स के र होने के लिए कितने नियम देखें? अब तक जो है स के र बनने में कितने नियम से, कितने नियम देखे? क्या एक ही नियम है स का र होने का? अब तक एक देख चुके हैं, स का र, ये मिशन र का उ, र का उ, यानी र का उ कितने नियम से अभी तक किया? एक नियम से। कौन से नियम था वो? स के र के पहले अ हो और उसके बाद भी अगर अ आता हो तो र का उ होता है। और एक नियम है,
जिससे र का ऊ होता है। और वो नियम क्या है, तो वो नियम देखिए यहां पर है कि सौ के र के पहले अ हो और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आता हो तो भी र का ऊ होता है। सौ के र के पहले अ हो और उसके बाद भी अगर घोषवान व्यंजन आता हो तो भी र का ऊ होता है। चलिए घोषवान व्यंजन कितने हैं? 20। 20 24 सही है, 20 यानी 20 घोषवान व्यंजन है। ये 20 घोषवान में से कोई भी अगर आता हो तो भी तो भी क्या होगा, र का ऊ। और ऊ होने के बाद क्या होगा, अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर वो होगा। ओ हो जाएगा। सही है, अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। तब यहां पर देखिए सौ के र के पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। तो र का मतलब क्या था, वहां पर लास्ट क्लास में हम बोले थे, कल ही बोले थे, र का मतलब विसर्ग। सही है, र का मतलब क्या समझना है, विसर्ग समझना है। और सौ का र का मतलब क्या बोले थे, सौ से आया हुआ र होना चाहिए। कैसे र होना चाहिए, सौ से आया हुआ र। पहले से अगर र हो और उसका अगर विसर्ग हो तो फिर वहां पर संधि, ये संधि नहीं होगी। ये र कहां से आना चाहिए, सौ से र होना चाहिए। यानी पहले सौ था और उन्हीं नियम से उसी सौ का क्या हो गया, अगर र होता है तो उस र को क्या बोला जाता है, सौ का र। उसे क्या बोला जाता है, सौ का र उसे बोला जाता है। यानी सौ से बना हुआ र, इतना याद रख लेना। सौ का र का मतलब सौ से बना हुआ र। किसी भी नियम से, वो किसी भी नियम से अगर सौ के र अर्थात सौ से बना हुआ र हो और उसके पूर्व में अगर अ हो और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन हो तो भी र का ऊ होता है, तो भी र का ऊ हो जाता है। यानी र का ऊ होने में दो नियम। प्रथम नंबर, सौ के र के पहले अ हो और उसके बाद भी अ हो अर्थात अ प्लस र प्लस अ, तब भी एक बार र का ऊ होगा। और दूसरे टाइम, और सेकंड नंबर नियम हम क्या देखे, सौ के र के पहले अ और उसके बाद घोषवान अर्थात अ प्लस र प्लस घोषवान, तो भी र का ऊ होता है। ये दो नियम से ये र का ऊ होता है। पहले वाला तो हम लोग देख लिए थे किस प्रकार से हुआ है। अब दूसरे वाले के कुछ उदाहरण देखें। तो जैसे कि यहां पर देखिए, यशः गानम, यशः गानम, तो इसमें सौ का र कहां है, इसमें सौ का र कहां है, यशः गानम में विसर्ग, ये र है। सही है। तो देखिए अब सौ के र के पहले अ है, कहां पर है, ताले बश्य में जो अ है, ताले बश्य जो है वो संपूर्ण है। कैसे कैसे समझ गए कि ये ताले बश्य में अ है, हलंत नहीं लगाया हाँ, क्योंकि व्यंजन हमेशा कैसा होता है, व्यंजन हमेशा हलंत वाला होता है। हलंत वाला, आधा, अपूर्ण, ये हलंत वाला होता है। जबकि ये व्यंजन नहीं है, ये क्या है, स्वरांत है। ये क्या है, एक्चुअल तालवश जो है इसमें क्या है, स्वर जोड़ा हुआ है। कौन सा स्वर जोड़ा हुआ है, बाकी स्वरों की मात्रा है, बाकी स्वरों की मात्रा है कि नहीं। आ की किसी के जैसे बाला, तो आ की मात्रा बाजू में लिखा हुआ होता है कि नहीं, होता है। ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, रू की मात्रा है। लेकिन अगर व्यंजन आधा नहीं है और कुछ भी यहां पर मात्रा नहीं दिख रहा है, तब क्या समझना है कि इसमें क्या जोड़ा हुआ है, कौन सा स्वर जोड़ा हुआ है, अ जोड़ा हुआ है। तब क्या समझना है कि इसके साथ अ जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए विसर्ग से पहले अ है कि नहीं, है। अब देखिए विसर्ग के बाद घोषवान है कि नहीं, घोषवान है। ग क्या है, ग घोषवान क्या, घोष, ग गुरुजी, घोषवान ग घोषवान है क्या, घोष है,
गोस्वामी गुरुजी। तीसरा तीसरा है ना गुरुजी? वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर। सही है। जी अघोषवान है। बस यही चाहिए था कि घोषवान को याद रखना चाहिए था कि घोषवान मतलब ऐसे नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे नहीं करना है। घोषवान का मतलब अघोष सिवाय के बाकी के व्यंजनों को गोस्वामी। कहते हैं। घोषवान कहा जाता है, और अघोष मतलब घोषवान सिवाय बाकी के व्यंजनों को अघोषवान कहते हैं। अगर यही अगर याद रखे ना तो फिर क्या होगा, एक बार एक व्यक्ति, कोई दूसरे गांव के एक व्यक्ति किसी गांव में आता है और वहां पर सामने कोई उसे एक व्यक्ति मिल जाता है, उससे पूछता है कि रामलाल के घर कहाँ पर है। तो वो व्यक्ति क्या बोला कि श्यामलाल के घर के बगल में। रामलाल के घर कहाँ है? श्यामलाल के घर के बगल में। अब वो व्यक्ति, श्यामलाल का घर कौन सा है वो भी उसे पता नहीं था, तो वो व्यक्ति फिर से उसे प्रश्न किया कि श्यामलाल का घर कहाँ है। तो वो व्यक्ति फिर से क्या जवाब दिया? रामलाल के घर के बगल में। अब यही प्रश्न चलते रहा कि रामलाल के घर श्यामलाल के घर के बगल में, श्यामलाल का घर रामलाल के घर के बगल में। इसका संपूर्ण जवाब अंततः ये, यानी खुद के जवाब तक वो पहुंच सकते हैं? ऐसे हो तो नहीं पहुंच पाता है ना। क्या होगा? उसी तरह वो राउंड 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 ही घूमेगा कि नहीं, कि रामलाल के घर श्यामलाल के बगल में, श्यामलाल के घर रामलाल के घर के बगल में। उसी तरह घोषवान किसे कहते हैं? अघोष सिवाय के बाकी के घोषवान। और अघोष किसे कहा जाता है? घोषवान सिवाय के बाकी को अघोष। अगर दोनों में से अगर एक को हम याद न रखे तो फिर क्या हो जाएंगे? तो ये रामलाल श्यामलाल वाला ये दृष्टांत आ जाएगा। इसीलिए क्या करना है हमें? हमें कैसे याद रखना है? वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर अंतस्था और ह, इसे क्या कहा जाता है? घोषवान। और अघोष को वर्ग के पहले, दूसरे अक्षर और 300, इसे क्या कहा जाता है? अघोष। अब कहीं प्रश्न आने वाला ही नहीं है कि घोषवान सिवाय बाकी के अघोष, अघोष सिवाय बाकी के घोषवान, ये अब प्रश्न ही नहीं आना है, क्योंकि घोषवान मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अंतस्था और ह, इतना ही याद रखना है। तो ये अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर है ना, यशः गानम। तो ग क्या है? तीसरा अक्षर है, और तीसरा अक्षर आया यानी लाइट हो जाना चाहिए कि ये ग किस में आएगा? घोषवान में। तो देखिए फिर से एक बार नियम पर हम यहाँ पर नियम पे जाते हैं कि सौ के रौ के पहले अ हो और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आता हो तो रौ का क्या होगा? ऊ होगा। ऊ होगा, यानी यशः था उसका क्या बन जाएगा? यश ऊ। क्या बन जाएगा? यश ऊ। और उसके बाद एक नियम देखे थे, कौन से नियम देखे थे? यदि अ के बाद और ऊ मिल जाए तो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। सही है। अ वर्ण के बाद अब ऊ वर्ण आया है, अतः क्या होगा? ऊ का दोनों मिलकर क्या होता है? ओ होता है। तो फिर क्या बन जाएगा? यशो गानम। देख लीजिए संधि में क्या है? यशो गानम है कि नहीं? तो ये कैसे हुआ? तो सौ के रौ के पूर्व में अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता हो तो फिर रौ का एक ऊ होता है। और पहले नियम से हम लोग क्या किए थे? अ वर्ण के बाद ऊ वर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर ओ होता है, जिस कारण यशो और फिर गानम ये संधि हो चुका है, यशो गानम। उसी प्रकार से सेकंड नंबर यहां पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या है? यहां पर बालह गच्छति। बालह गच्छति, सौ के रौ के पूर्व में अ है, उसके बाद ग क्या है? घोषवान है, इसलिए रौ का ऊ होगा और अ और ऊ दोनों मिलकर ओ होगा, जिस कारण यहां पर क्या बन चुका है? बालो गच्छति। तीसरा साधकः जपति। साधकः जपति, सौ के रौ के पूर्व में अ है और उसके बाद ज कितने नंबर के अक्षर है? तीसरे नंबर के, च छ ज। तो च छ ज ये तीसरे नंबर पे आया, अर्थात ये ज घोषवान है।
तब ये नियम याद आना चाहिए, सौ के रौ के पहले अ और उसके बाद घोषवान, तो रौ का क्या होता है, ऊ होता है, अ और ऊ दोनों मिलकर ओ होता है, तो फिर संधि क्या होगी, साधको जपति, संधि हो जाएगी साधको जपति। दूसरा उदाहरण यहां पर, रामः घोषयति, रामः घोषयति, तो सौ के रौ के पहले अ है, उसके बाद घोषवान व्यंजन है, तो जिसका रौ का ऊ, अ और ऊ दोनों मिलकर ओ, और संधि होगी रामो घोषयति। उसके बाद है नमः नमः, तो सौ के रौ के पूर्व में अ है, उसके बाद न जो है तीसरे चौथे पांचवें अक्षर है, तो ये पांचवें अक्षर ये भी घोषवान कहलाता है। तब पहले देखिए, पहले तीसरे अक्षर वाला उदाहरण दिया, गानम गच्छति जपति, फिर चौथा अक्षर वाला एक दिया यहाँ पर उदाहरण, कौन सा, घोषयति, घ कितने नंबर में आता है, चौथे नंबर में। अब पांचवा नंबर के यहाँ पर अक्षर, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, कौन सा, न, न कितने नंबर के अक्षर है, पांचवा नंबर है ना, त थ द ध न, तो ये न जो है वो पांचवा, वो भी घोषवान है, तो सौ के रौ के पूर्व में अ और उसके बाद घोषवान, तो रौ का ऊ, अ और ऊ दोनों मिलकर ओ, तो फिर क्या होगा, नमो नमः, यानी नमो नमः। उसके बाद भक्तः भजते, फिर से चौथा वाला, भक्तः भजते, क्या हो जाएगा संधि, भक्तो भजते। उसके बाद मेघ वर्षति, अंतस्था का यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, सिर्फ तीसरे चौथे पांचवें अक्षर ही नहीं है, अंतस्था भी घोषवान में है, तो यर अलावा, तो व किस में आता है, घोषवान में आता है ना, तो ये घोषवान है, तो यहाँ पर क्या है, मेघ वर्षति, मेघ में सौ के रौ के पूर्व में अ और उसके बाद घोषवान, यानी रौ का ऊ, अ और ऊ दोनों मिलकर ओ, अर्थात बन जाएगा मेघो और फिर वर्षति, यानी मेघो वर्षति। फिर है चौरह हरति, ये ह भी है, और क्या है, अंतस्था प्लस ह, ये ह भी घोषवान में आता है, तो ह का भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे चौरह हरति, तो संधि क्या होगी, चौरो हरति। उसके बाद अधः मुखम, तो अधः मुखम, तो इसमें भी उदाहरण वही है कि पांचवा का दिया गया है, ये भी घोषवान है, अर्थात संधि होगी अधो मुखम, अर्थात सौ के रौ के पहले अ और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन, तो रौ का ऊ होता है और अ वर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर ओ होता है। ये नियम से ये संधि यहाँ पर, यानी सौ का रौ, रौ का ऊ जो है, रौ का ऊ दो नियम से होता है, एक सौ के रौ के पहले अ हो और उसके बाद भी अ हो, तो दूसरा सौ के रौ के पहले अ हो और बाद में घोषवान व्यंजन हो, तो भी रौ का ऊ होता है। अब ये उदाहरण, बाकी के कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर जगह छोड़ा है वो आपको कर लेना है। अब दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है एक नियम, कि पद के अंत में र हो। अब ये सौ का र हो, ये कोई जरूरी नहीं है, अब तक सौ का र यहां पर जरूरी था, लेकिन जब पद के अंत में र बोला जाए तब ये सौ का भी र हो सकता है, या तो फिर प्रारंभ से ही जिसका र हो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये र कहां पर होना चाहिए, पद के अंत में होना चाहिए, कि पद के अंत में र हो और उसके बाद तालवश्य मूर्धन्यश्च दंतस आए, र के बाद क्या आए, तालवश्य मूर्धन्यश्च दंतस आए, तो फिर र का क्या होता है, अगर तालवश्य आता है तो र के स्थान पर तालवश्य होगा, अगर र के बाद पदांत र के बाद अगर मूर्धन्यश्च आता है तो वहां पर मूर्धन्यश्च होगा र का, या तो फिर र के बाद अगर दंतस आता है तो र का दंतस होता है, लेकिन ये करना ही है ऐसे नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल गए, विकल्प से होता है। विकल्प से होता है कि मतलब एक बार किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, अगर जब नहीं करें तब क्या होगा, तब ये तालवश्य मूर्धन्यश्च दंतस किस में आता है, बोलिए, तालवश्य मूर्धन्यश्च या और दंतस किस में आता है, घोषवान में या अघोष में, अघोष में, अघोष में। अब तक हम लोग एक पद के टाइम एक नियम बनाते थे
कि विसर्ग कब होता था? पद के अंत में सौ हो तो सौ का क्या होता था? र होता था। उसके बाद वाला नियम हम क्या बोलते थे कि पदांत र के बाद विराम विराम हो व्यंजन हो, अथवा तो अघोष व्यंजन हो। अघोष व्यंजन। अब तक कोई हम अघोष व्यंजन का अब तक कोई दृष्टांत हम देखे नहीं थे, उदाहरण देखे नहीं थे। जितने सारे थे सब में क्या करते थे? विराम आता था। विराम अर्थात कुछ भी ना हो। विराम का मतलब क्या था? कुछ भी ना हो, जिस कारण वहां पर विसर्ग करते थे। ठीक है, जैसे कि नमामह, तो नमामह क्या था? नमामर था, और नमामर का क्या किए थे कि पद के अंत में र है और उसके बाद विराम आया है, इसीलिए क्या हो गया? र का विसर्ग हुआ था। तब वहां प्रश्न आता था कि अगर विराम का ही विसर्ग करना है तो फिर अघोष लिखने की जरूरत क्या है? तो सिर्फ विराम आने पर ही विसर्ग नहीं होता है, अघोष आने पर भी विसर्ग होता है। तो ये देखिए तब तालवश्य मूर्धन्य सदंत से कैसे है? अघोष है ना, जी अघोष है। जब यहां पर क्या बोला गया कि विकल्प से तालवश्य मूर्धन्य सदंत से होता है, किसका? रॉ का। रॉ का तालवश्य मूर्धन्य सदंत से विकल्प से होता है, ऐसे बोला गया। कब होता है? कि पद के अंत में रॉ हो और उसके बाद अगर तालवश्य मूर्धन्य सदंत से आता हो तो उसी का क्रमानुसार तालवश्य मूर्धन्य सदंत से विकल्प से होता है। मतलब एक बार तालवश्य मूर्धन्य सदंत से कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो फिर वो नियम क्या होगा? दंत से कैसे है? अघोष है ना, तो अघोष है कि पदांत रॉ के बाद अघोष व्यंजन आए तो रॉ का क्या होता है? विसर्ग होता है ना। यानी पदांत रॉ के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन, तो विराम वाला तो हम पहले देख चुके थे। अब यहां पर क्या है? अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन आने पर रॉ का क्या हो जाता है? विसर्ग। यानी जो पहले विसर्ग था वही एक बार फिर से एक बार क्या हो, यहां पर क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। तो चलिए कुछ उदाहरण यहां पर देखते हैं, जैसे कि बालह सोचती। म्यूट करके बोले, ताकि अगर आपको ऐसे म्यूट खुला हुआ है तो जब तक आपको साथ में ये जब पूछा जाए तभी जवाब दे, बाकी म्यूट के साथ ही रहें। तो यहाँ पर बालह सोचती, तो बालह सोचती यानी विसर्ग का मतलब क्या बोला गया था? विसर्ग मतलब र, और ये र कहाँ है? पद के अंत में है ना, कि ये पद के अंत में है कि पदांत र, यानी विसर्ग का मतलब र, क्योंकि र का ही विसर्ग हुआ है। तो यहाँ हर एक जगह ही ये समझना है कि विसर्ग मतलब क्या है? र है। तो पदांत र के बाद अब देखिए ये सौ का र यहाँ पर सोचना नहीं है कि पूर्व में अ है कि नहीं है, ये र सौ से आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ये नहीं देखना है। सिर्फ इतना देखना है कि हाँ, कि पद के अंत में र है कि नहीं, ये देखना है। तो पदांत र के बाद क्या है? तालवश्य मूर्धन्य सदंत स। इसका मतलब पदांत र के बाद तालवश्य आए तो र का तालवश्य विकल्प से होता है। पदांत र के बाद मूर्धन्य स आए तो फिर र का मूर्धन्य स विकल्प से होता है। पदांत र के बाद दंत स आए तो र का दंत स विकल्प से होता है। किससे होता है? वो विकल्प से होता है। तो फिर यहां पर एक बार आप देख लीजिए, तो यहां पर क्या है? तो देखिए यहां पर कि बालह क्या है? यहां पर बालह, ये जो बालह यहां पर है कि पदांत यानी विसर्ग अर्थात र है, और उसके बाद तालवश आया है तो तालवश आया है। किसका होता है परिवर्तन? किसका होता है? तालवश का कि र का? किसका परिवर्तन होता है? र का परिवर्तन होगा, तालवश का परिवर्तन नहीं होता है। यानी संधि किसकी होगी? ये र की। ये र अर्थात विसर्ग का मतलब ही र है, तो ये विसर्ग के जगह क्या बनेगा? तालवश्य विकल्प से। एक बार कर दें तो फिर क्या बनेगा? यहां पर बालस शोचती। क्या बन गया? ये विसर्ग था, विसर्ग को क्या कर दिए? अब प्रश्न आता है कि इसको आधा ही क्यों किए? तो विसर्ग मतलब ही क्या है? आधा। कैसे रो? संपूर्ण रो कि आधा रो? आधा आधा रो था, इसीलिए तालवश्य भी कैसे होगा? आधा ही होगा। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है कि बालश सोचती। ये तो बोला है विकल्प से, एक बार कर दिए, नहीं करे तो फिर ये तालवश कैसे? अघोष है, तो फिर विसर्ग का विसर्ग अर्थात बालह शोचती।
सोचंती पंडित नहीं, सोचंती कहाँ लगेगा? अन्य पुरुष बहुवचन। अगर कर्ता एक वचन में हो तो क्रियापद भी किसमें लगेगी? एक बच्चे एक वचन के ही। कर्ता अगर द्विवचन तो क्रियापद द्विवचन का। अगर कर्ता बहुवचन तो फिर क्रियापद बहुवचन। तो यहाँ पर बालः ये कर्ता है, ये एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है कि द्विवचन में आता है? एक वचन। एक वचन। तो क्रियापद किसमें आएगा? एक वचन। एक वचन। तो बालः सोचंती ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों में मेल ही नहीं होता है। मेल होता है? अब रामलाल का एड्रेस वाला पत्र श्यामलाल के घर पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? नहीं। क्योंकि गलत है। एड्रेस किसका है? रामलाल। रामलाल का। तो फिर किसके घर में इधर पहुंचेगा? रामलाल के घर में पहुंचेगा। यानी कर्ता जिसमें हो क्रियापद उसी के अनुसार लगता है। तो कर्ता एक वचन में है तो क्रियापद भी किसमें लगेगा? एक वचन में ही लगेगा। तो बालः सोचंती ये गलत। सही क्या है? बालः सोचती। सोचती। सही है। उसके बाद वाला ऐसे ही और 2-3 ऐसे उदाहरण जहां से भी मिले वहां से आपको लिखना है। दूसरा कि पदांत र के बाद मूर्धन्य स आए तो पदांत र के बाद मूर्धन्य से यहाँ पर आए तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए पदांत र के बाद मूर्धन्य स आए तो र का फिर से एक बार मूर्धन्य स होगा, अर्थात मयूरः शकार। तो इसका भी क्या बन जाएगा? एक बार मूर्धन्य स कर दिए तो मयूरशकार। अगर नहीं करे तो फिर जैसे थे ऐसे मयूरः शकार। उसी प्रकार पदांत र के बाद दंत स आए तो देखिए जनः स्पृशति। जनः स्पृशति दंत स आया है तो फिर यहाँ पर दंत स का फिर से एक बार दंत स करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर जनः स्पृशति। जनः स्पृशति। अगर नहीं करना हो तो फिर क्या होगा? जनः स्पृशति। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल है, आपके पास कर भी सकते हैं या तो फिर नहीं भी किया जा सकता है। हाँ बोले विद्याबेन, क्या प्रश्न है? जी प्रणाम। आपने जो ये बताया ना कि हलंत वाला आधा शब्द होता है तो हमने बीच में बालश सोचती लिया हुआ है। एक मिनट बाकी सारे म्यूट कर लें। बाकी सारे म्यूट कर लें। जिसका टर्म है, जिसका प्रश्न है उसे पूछने दीजिए। बाकी सारे म्यूट। हाँ जी बोलिए, अब क्या बोले? जी प्रणाम। ये जो फर्स्ट जो आपने समझाया ना 7वें नियम में बालस सोचती, इसमें आपने बताया कि र के स्थान पर ये मूर्धन्य श जो हलंत वाला हमने लिया है तो बीच में हम श संपूर्ण करके वो हलंत वाला नहीं लिख सकते? तो भी आधा ही गिना जाएगा ना? हाँ गिना जाएगा, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है। ये फॉन्ट के कारण है। आधा स उसमें आधा ऐसे हलंत करके लिख भी सकते हैं, लेकिन जब साथ में लिखा जाता है तब ये इस ऐसे ही लिखा जाता है। ओके जी। उसी प्रकार यहाँ पर मयूरस सकार ऐसे ही लिखा जाता है। आधा स लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाता है। लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं कि उसके हलंत नहीं लिखे, लेकिन ऐसे लिखने की प्रक्रिया की पद्धति नहीं है। ओके जी प्रणाम। ओके चलिए, उसके बाद A75 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपने बोला ना कि बालः शोचति, मतलब एक वचन आएगा, तो वहां पे फिर बालः शोचामि हो सकता है? हाँ सही जवाब है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बालः शोचामि क्यों नहीं किया, या तो बालः शोचसी क्यों नहीं किया। वो भी तो एक वचन ही है ना, ऐसे प्रश्न है। लेकिन अब याद कीजिए कि अगर कर्ता उत्तम पुरुष हो तो क्रियापद किसका लगेगा? उत्तम पुरुष का। अभी जैसे हम समझाए कि अभी जिस वचन में हो उस वचन में लगाया जा सकता है, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कर्ता कौन सा पुरुष में आता है। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? बोलिए, उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मी वस मस। ये तो प्रत्यय है। सर्वनाम में क्या आता है? अहम, आवाम और वयम। ये तीन के सिवाय और कोई उत्तम पुरुष है ही नहीं। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? ये तीन ही है।
अगर एक वचन हो तो अहम आएगा, द्विवचन हो तो आवाम आएगा, और बहुवचन हो तो वयम वयम आएगा। है। तो ये तीन जगह पे ही अहम के साथ मी, आवाम के साथ वस, और वयम के साथ मस। और कहीं नहीं लगता है मी वस मस। मी वस मस कहां लगेगा? अब प्रश्न था कि ये एक वचन, तो मी क्यों नहीं लगेगा? तो क्या बाला के जगह अहम लिखा है कि बाला शब्द लिखा है? अहम शब्द है यहां पर? नहीं, बालह। नहीं, बाला है। तो अर्थात कि ये मी तो लगने वाला है नहीं बाला के साथ। चलिए, अब बाकी क्या रहा? सी और ती। तो सी कहां लगता है? तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही लगता है। तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वाम, युवाम, यूयम। यूयम। त्वाम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष में आता है। तो यहां पर बालह है कि त्वम है? बालह। बालह है। तो फिर यहां पर त्वम नहीं है, तो सी लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो बाकी का तो लगने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये एक वचन का ही हम लोग देख रहे हैं। अब जो है कि ती ही क्यों लगाएं? तो वहां तो सौ तो है ही नहीं, क्योंकि सौ के साथ ती लगता है ना। तो अन्य पुरुष में क्या, तो अन्य पुरुष की व्याख्या क्या है? कि जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष से अलग हो, वो सारे किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। यानी किसी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, स्थान का नाम हो, ये सारे किस में आएगा? अन्य पुरुष में। अतः इस कारण से ये अन्य पुरुष एक वचन हो तो एक वचन का लगता है। यहां पर एक वचन था, इसीलिए वहां पर सोचती ही लिखा गया। बाल नाम है इसलिए। अगर अहम होता तो फिर मी लिखते, तम होता तो फिर सी लिखते, लेकिन अहम और तम तो है नहीं, ये किसी का नाम है। और नाम सारे जो है वो किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। क्लियर? बराबर। धन्यवाद गुरुजी। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हम यहां पर देखें, क्या देखें कि पदांत र के बाद तालव्य मूर्धन सदंत स आए, तो फिर र का तालव्य मूर्धन सदंत स विकल्प से होता है। अब और एक नियम देख लेते हैं कि पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आए तो भी तालव्य मूर्धन सदंत स होता है। तो जैसे र का ऊ होने के लिए दो नियम है, उसी प्रकार तालव्य मूर्धन्य सदंत स होने का भी दो नियम है। इस नियम से भी तालव्य मूर्धन्य सदंत स होता है। लेकिन ऊपर वाला विकल्प से था, यहां नित्य होता है। नित्य का मतलब अवश्यमेव जो करना है उसे नित्य बोला जाता है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है कि नहीं करेंगे तो विसर्ग कर देंगे, ऐसे ऑप्शनल यहां पर नहीं है। यहां पर करना ही है उसे नित्य बोला जाता है। तो नित्य होता है मतलब जिसे करना ही है। तो कब? कि पद के अंत में र हो और उसके बाद च आता हो, या तो फिर पद के अंत में र हो और उसके बाद छ आता हो, तो फिर तालव्य होता है। किसका तालव्य होगा? च या छ का होगा? किसका होगा तालव्य? र का। र का होगा। हाँ, किसका होता है? र का होता है। च या छ का नहीं होता है। किसका होता है? र का होता है। र का क्या हो जाएगा उस समय? तालव्य होगा। पदांत र के बाद ट आए या तो पदांत र के बाद ठ आए तो फिर र का क्या होगा? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। ये मूर्धन्य श होता है। पदांत र के बाद तो आए या तो पदांत र के बाद थ आए तो फिर वहां पर क्या होता है? दंत स। दंतव्य से। दंतस्य। ये बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, इसके पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार कुछ उदाहरण यहां पर देखते हैं। देखिए कि बालः क्या लिखा है? चिंतयति। बालः चिंतयति। तो देखिए यहां पर पदांत र है। कहां पर है पदांत र? विसर्ग का मतलब पदांत र है। और पदांत र के बाद च या छ, इन दोनों में से कुछ है? जी, च है। जय गुरु जी। ये च है कि ये है बाजू में? च है। देखिए देखिए ठीक से देखिए, क्या है? पदांत र के बाद चिंतयति में च आता है कि ई आता है? च आता है गुरु जी। कैसे च आ जाएगा? निशानी देखिए, किसका निशानी है?
ई का ई आता है, च प्लस ई आएगा ना। च प्लस ई आता है। सही जवाब चौ प्लस ई तो ची होता है। चौ पहले उसके बाद ई लगाएं तब ची होता है ना, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। इसका मतलब ये समझना है नहीं है कि विसर्ग के बाद ई आया है, क्या है विसर्ग के बाद चौ ही है। सही जवाब है। तो ये इतना ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये सारे नियम है। मैं तो किसी भी तरह से पूछ सकता हूं। तो ये क्या है कि पदांत र के बाद चौ या छ, तो यहां पर चौ आया है तो फिर क्या होगा र का तालवश्य, लेकिन यहाँ पर विकल्प से नहीं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नित्य होता है। तो र के बाद र के जगह तालवश्य कर देंगे तो फिर क्या बनेगी संधि बालश चिंतयति। क्या होगा, बालस चिंतयति। उसी प्रकार से दूसरा एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि जैसे कि रामः चलति, तो रामः चलति, तो यहाँ पर क्या आया है, पदांत र के बाद चौ आया है ना, तो फिर संधि क्या होगी, रामश। हाँ रामश चलती। तो ऐसे ही उदाहरण और दो उदाहरण यहाँ पर ढूंढकर लिखना है। अब छ वाला उदाहरण देख लेते हैं। तो पदांत र के बाद अगर छ आए तो जैसे सठ छलयति, यानी ये पदांत र के बाद छ आया है तब भी क्या होता है, तब भी तालवश्य होता है। यानी क्या बनेगा, शठश छलयति, शठश छलयति। अब ट या ठ का देख लेते हैं। तो कबे हे टीका, कबे हे, तो यहां पर क्या है, पदांत र है, विसर्ग का मतलब पदांत र, और उसके बाद ट आया है तो फिर क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाता है, अर्थात र का मूर्धन्य स, तो फिर क्या होगा, कवेश टीका। उसी प्रकार मयूरः ठकार, मयूरः ठकार, तो मयूरः ठकार, तो यहाँ भी ट या ठ है तो मूर्धन्य स होता है। ट वाला तो देख लिए, ठ आने पर भी क्या होता है, मूर्धन्य स होता है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, मयूरश ठकार। अब त वाला देख लेते हैं, जैसे कि जिनः तिष्ठति, जिनः तिष्ठति, तो जिनः तिष्ठति, तो यहाँ भी र का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दंत स होगा, क्योंकि पदांत र के बाद च या छ आने पर तालवश्य होता है, ट या ठ आने पर मूर्धन्य स होता है, और त या थ आने पर क्या होता है, दंत स होता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनस तिष्ठति, जिनस तिष्ठति। थ वाला एक देख लेते हैं, रामः थूडति, रामः थूडति, तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, रामस थूडति। अर्थात पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत स नित्य होता है। यानी र का तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत स भी दो तरह से हुआ। एक, पदांत र के बाद तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत स आए तो वहां पर र का तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत स विकल्प से होता है। दूसरा, पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आए तो फिर र का तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत स नित्य होता है। अब आगे का यहां तक तो देख लिए, स के र के पूर्व में अ था। अब मान लीजिए स के र के पूर्व में आ है, तब क्या होगा, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।